आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मैं हातिब हूँ। आज की जो अहम खबरें हैं उसमें तहरीक इंसाफ ने क्या चैलेंज किया अदालत के अंदर, फिर वकील को किस नौयत की धमकी दी गई अगर आपने काजी फाजिसा के वाले से ऐसे किया तो क्या होगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब को किस तरह का रिलीफ मिलने जा रहा है और अपने हाथों से बनाए हुए कवानीन का क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो एक बात को चैलेंज कर दिया और अदालत के अंदर जो है वो चैलेंज किया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम जो थी, आर्डिनेंस था जो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया गया है और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती आर्डिनेंस को गैर आईनी करार दिया जाए और साथ ही आर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। मैं इसके बारे में आपको ये बयान करूं कि जब इन्होंने कोशिश की कि जजों की और मुलाजमीन की यानी कि उम्रें बढ़ाई जाएं, जिसके नतीजे में आर्मी चीफ और काजी फाजिसा को जो है वो काम करने का मौका मिले, जब वो ना हो सका, फिर उसके बाद इन्होंने आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, मौलाना साहब ना माने, वो चीज़ें हो ना सकी पार्लियामेंट से। तो उसके बाद इन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के तहत ये फैसला किया कि हम इन लोगों को जो मुलाजमीन हैं इनको किस तरह से आगे लेके बढ़ेंगे। तो सदर साहब ने दस्तखत किए और उसी दिन दस्तखत करने के बाद इसको फॉलो अप किया काजी फाजिसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती एडिनेंस के तहत जिस तरह से काजी फाजिसा को एक्सटेंशन मिलेगी और उसमें जो बाकी चीज़ें हैं इनको अमली शक्ल दी गई और अब पीटीआई ने इसको चैलेंज किया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि आईनी दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई तश्कील शुदा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने से रोका जाए और आर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त के दौरान पुरानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। ख्याल रहे कि चंद दिन कबल वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद सदर ममलकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद वो नाफज हो गया था। अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी क्योंकि तमाम हरबे इस्तेमाल किए और उसके बाद सदर के दस्तखतों से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस जो था इसके ज़रिए अब वो बरदार डालने की कोशिश की गई। अब जब ये अमल कर दिया गया तो इस अमल के बाद अब देखना ये होगा कि जिनसे इंसाफ चाहिए, जिन्होंने इंसाफ करना है और जो इसके बेनिफिशरी हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट और फिर काजी फाजिसा कहते हैं, वो कैसे आपके साथ इंसाफ कर सकेंगे। ये जो सवाल है कि वो कैसे आपके साथ इंसाफ कर सकेंगे, इसका जवाब मैं यहीं पे आपको देता हूँ। वो जवाब ये है कि वकीलों को ये धमकी दी गई है कि अगर आपने कोई भी एतराज उठाया तो हम आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर देंगे। ये धमकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस से दी गई, इमरान खान साहब के पुराने और करीबी साथी वकील अहमद खान को दी गई और कहा गया रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से कि अगर आपने कोई दरख्वास्त लाई जिसमें बेंच या चीफ जस्टिस काजी फाजिसा पर एतराज़ हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। और कहा गया कि अगर ऐसी हरकत की तो सोच लो ऐसा हो सकता है। सीनियर कानूनदान अहमद खान साहब ने इस बात का इंकशाफ किया। आप देखें कि पहले ये गलत तरमीम करते हैं, फिर जब उसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको जो मंजूर किया गया उसको जब गौर खान चैलेंज करते हैं तो साथ ही ये कह दिया जाता है कि उसको काजी फाजिसा सुनेंगे और अगर अहमद खान ने ये एतराज़ उठाया कि काजी फाजिसा जो केस उनके मुतल्लिका हैं उनको ना सुने तो रजिस्ट्रार ऑफिस अहमद खान साहब को ये कह रहा है कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा और आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। ये धमकियाँ दी जा रही हैं। ये धमकी ना काजी फाजिसा की तरफ से ना रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, ये धमकी उधर से है, समझ गए ना, पिंडी वालों की तरफ से। तो हर चीज़ को जो है वो कंट्रोल करने की ताहाल मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन यहाँ मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि काजी फाजिसा साहब को एक्सटेंशन मिले, आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन मिले। वो तो अभी वक्त है 1 साल। जब तक ये खिलवाड़ नहीं होता कि काजी फाजिसा एक्सटेंशन ने इसी अदालत में रहे, नई जो आईनी अदालत बनाना चाह रहे हैं उसमें रहें, लेकिन काजी फाजिसा साहब रहें, एक्सटेंशन मिले, वकीलों के हक और हकूक मारे जाएं, आइन को पामाल किया जाए, अवाम के हकूक जो है वो मसख कर दिए जाएं। कोई किसी को गर्ज नहीं है।
इसमें गर्ज है तो जब वकला के हकूक मारे जाएंगे, वो वकालत करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, तो फिर ये वकला उठेंगे, अवाम उठेंगे, फिर एक भौंजाल आएगा, फिर वहाँ से कोई चिंगारी उठेगी, लोगों को मजीद शोर आएगा। कम से कम मुल्क, कौम और मजहब के लिए ना सही तो वकला अपनी ज़ात के लिए उठ खड़े हों, अपने इदारे के लिए उठ खड़े हों, अपनी ज़ात से मुराद अपने काले कोट के लिए। तो ये दुआ कीजिए कि ये सारी हरकतें हो जाएं, इसको चैलेंज करने की ज़रूरत ना पड़े और अपने पाँव के ऊपर ये खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। और फिर आप देखें, जिस शख्स को एक्सटेंशन देने की बात हो रही है फिल वक्त और इस निज़ाम को आगे चलाने के लिए, वो शख्स कौन है? काजी फायज ईसा। उनकी हैसियत क्या है? डोनट्स लेने के लिए गए, बेकरी वाले ने आगे से कहा जनाब कि हम आपके ऊपर लानत बेचते हैं, आपको डोनट्स खाने के लिए नहीं देंगे। अखलाकी तौर पे उसने बहुत गलत किया, वो उनके कस्टमर थे, वो इंसान थे, उनके साथ ऐसे बद अखलाकी नहीं करनी चाहिए थी और लानत बेचने का नहीं कहना चाहिए था। लेकिन काजी साहब के करतूत ऐसे हैं, शुक्र करें कि इससे बड़ी बात उसने नहीं कह दी, किसी ने कुछ और नहीं कर दिया। तो फिर उस डोनट्स वाले की क्या हालत हुई? ये तो ब्रांड पहले से भी था और ब्रांड बन गया, लोगों ने डोनट्स खाने शुरू कर दिए। जैसे शर्ट पहनी गई थी उसी तरह से लोगों ने डोनट्स खाने के ऊपर तवज्जो देनी शुरू कर दी। जिसको शुगर थी वो भी बेचारा डोनट्स खा रहा है। और फिर जो वो बेकरी थी उसको सील किया गया। तो जब सील किया गया तो जिसने वीडियो एहतशाम अब्बासी ने लगाई, उससे और उसकी फैमिली को गिरफ्तार किया गया। वो वहां पे मुलाजम था। और अगर एक आम आदमी, एक मुलाजम 20, 25, 30 हज़ार रुपये महाना वाला ये जुर्रत कर सकता है कि वो काजी फायज ईसा को बताए कि आप गलत थे, आप झूठे थे, आपने गलत काम किए हैं और आपके ऊपर हम लानत बेचते हैं, और आपको पैसे आपकी तरफ से देने के बावजूद, कस्टमर होने के बावजूद आपको वो चीज़ नहीं देंगे, तो इसके बाद तो काजी साहब को वापस जाना चाहिए, घर जाना चाहिए, किसी बैरूनी दुनिया में चले जाना चाहिए। एक्सटेंशन लेना तो अखलाकी, कानूनी, आईनी किसी भी एतबार से ये मुमकिन नहीं है और ये जवाब गलत है उनका। अब यहाँ पे काजी को डोनट ना देने वाली बेकरी का जो है वो जवाब आ गया। जवाब ये आया, हम गर्दिश करने वाली एक वीडियो से वाकिफ हैं जहां एक मुलाजिम ने किसी सारिफ को सर्विस देने से इनकार कर दिया था। मुलाजिम एहतशाम अब्बासी था, सारिफ जो था वो काजी फायज ईसा थे और उनकी एहलिया थी। और कहते हैं कि ये अमल एक फ़र्द वाहिद का था। इसमें डोनट्स का काजी फायज को वीडियो पर जो है वो रद्द अमल दिया गया कि ये फ़र्द वाहिद का कसूर है, हम डोनट्स बनाने वाली कंपनी का कसूर नहीं है। तो ये सारफ जाने, वो बंदा जाने, हमारी को जो बेकरी है उसको खोलिए ताकि हमारा कारोबार जो है वो तेज़ी से आगे बढ़े जिस तरह से बढ़ रहा था। और इस बार जो सेल महीने में करते थे वो एक दिन में होगी। तो ये सूरत हाल है सारी। फिर आप देखिए जनाब कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चूंकि पहले अदालत ने फैसला दिया, 8 जजों ने फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही, करें तो क्या करें, तो टाल मटोल हो रही। और अब बीच में स्पीकर साहब का खत टपका और उस खत को वजह बना के इलेक्शन कमीशन कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रही तो सुप्रीम कोर्ट मेरी मदद करे। स्पीकर भी वही, इलेक्शन कमीशन भी वही, जिसके पास है मदद मांगी जा रही है आगे बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा भी वही। पीटीआई, ये अवाम, ये बाकी लोग जाएं तो जाएं किधर, करें तो करें क्या। तो हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर करते हुए फैसले से मुतल्लिक रहनुमाई मांगी है, हमारी मदद कीजिए, हम बड़े नालायक लोग हैं। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा है कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरख्वास्त में पूछा कि इलेक्शन तरमीम एक्ट को फोकियत दी जाए या अदालती फैसले को रहनुमाई कीजिएगा। फिर कहते हैं कि दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई होने वाले अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल दरामद के लिए रुजू किया है और अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद पहले से कर चुका है जिन्होंने बयान हल्फियां दी थी। तो अब इस बात को लंबा खींचा जाएगा, हल करने की तरफ नहीं जाएंगे। जिनके पास केस जा रहा है वो अपने ही हक में फैसला देंगे। तो इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हुआ कुछ यूं, अपने फायदे के लिए खुद ही जज बैठे हैं, अपने फायदे के लिए खुद ही कानून बनाए, तरमीम की, ऑर्डिनेंस पास किए, जो वो चाहे काजी फायज ईसा हों, वो चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे जरदारी साहब हों, अपने केसेस माफ करवाए। ये बात यहाँ तक रुकी नहीं,
छुपी भी नहीं और सामने भी आ गई। और क्या हुआ कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब को एक ऐसा रिलीफ मिलने जा रहा है जिसका तल्लुक तोशाखाना से है। वो क्या हुआ कि जरदारी साहब की ने बतौर सदर खुद से वो चीज़ें की, हुकूमत ने अपने तौर के ऊपर नैब तरमीम की। अब जब ये सारा कुछ अपने लिए उन्होंने खुद कानून बनाया और इस कानून के ऊपर जो अमल दरामद करना था वो भी उनके अपने थे, तो इसके पेश नज़र आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब और यूसुफ रजा गिलानी को तोशाखाना केस रिलीफ मिलने का इम्कान है और फैसला जो है महफूज कर लिया गया है। और नैब तरामीम के बाद ये केस इस अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं बनता। यानी कि नैब ने सजाएं दी थी, नैब ने केस बनाए थे, अब नई तरमीम हो चुकी हैं, वो आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ साहब ने मिल के बनाई हैं, तो उसके बाद इनका दायरा इख्तियार नहीं है। तो अब क्या है कि वकील आसिफ अली जरदारी साहब ने ऐसे कहा है कि ये नैब का दायरा कार ही नहीं बनता कि वो ऐसे करें। तो अब होगा क्या, जो फैसला महफूज है, तोशाखाना के केसेस खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है कि खुद ही आइन बनाओ, खुद ही चीज़ें करो, सारा कुछ अपने लिए बनाओ, मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं करना और जो दिल में आए वही करो। और अब आइनी तरमीम करके जो चीज़ें की जा रही हैं उसके तहत ये लगता है कि ये हो जाएगा अमल। अब देखना होगा मौलाना साहब क्या करेंगे, लेकिन दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए ये हो जाए और फिर उसके बाद ही कोई रद्द अमल आएगा। और अगर ये हो गया और रद्द अमल आया और उसके नतीजे में ये ख़त्म ना हो सका तो मेरे ख्याल से फिर आप घी पी के सो जाइए और जो है उसी के ऊपर इत्फाक कीजिए और कैदी बन जाएं। ना वकील वकालत कर सके, ना जज इंसाफ कर सके, ना सियासतदान सियासत कर सकेंगे और ना आवाम वोट दे सकेंगे, ना आवाम खुश रह सकेंगे, ना माशी हालत बेहतर होगी। मैं उसकी मिसाल देता हूँ, ये जो कुछ करने जा रहे हैं, 56 का आइन बना, फौजियों ने तोड़ दिया। 62 का आइन बना, उन्होंने पाँव तले रौंद दिया। 73 का आइन बना, फिर उन्होंने उसके अंदर तब्दीलियां कर दी। मुशर्रफ साहब ने और तब्दीलियां की। मिसाक जमहूरियत के तहत मुशर्रफ साहब के बाद पीपल्स पार्टी आई, उसने अच्छा काम किया, 18वीं तरमीम की। आज अपने नाना, अपने ससुर, अपनी पार्टी की जानिब से बनाए गए आइन के ऊपर पीपल्स पार्टी के भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो खुद शबे खून मारने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ख़त्म करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें पहले से हो चुकी थी और अब फिर से 1973 के आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो इसके बाद एक सियासतदान फॉर्म 45 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, फॉर्म 47 भी नहीं बनाना पड़ेगा। फॉर्म पहले से होगा, उसको लीडर खुद फिल करेगा, बल्कि फिल भी हुआ होगा और वो इस्टेब्लिशमेंट आपके हाथ में देगी। तो पहले से चूज़ किया होगा कि किसने पार्लियामेंट के अंदर बैठना है। तो वो फॉर्म एक तरह से एक्रीडेशन लेटर होगा कि आपको यूनिवर्सिटी में, आपको पार्लियामेंट के अंदर दाखिला मिल चुका है, ये फॉर्म फिल कीजिए और आके वहाँ बैठ जाइए। अवाम जाएँ बाहर में, वो जिस मर्जी को वोट दें, वो गटर में डालें या बैलेट बॉक्स के अंदर डालें। तो ये सारी चीज़ें जो की जा रही हैं, यकीन जानिए ये कि इतना भयानक काम है। मुझे हैरत है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो किस तरह से ये सारा कुछ कर सकते हैं। क्या उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है? अपने थोड़े से फायदे के लिए, एक अंडे के लिए खुदारा ये पूरी सोने की मुर्गी ज़बा नहीं कीजिए, कल आप भी पछताएंगे, बाकी भी पछताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।